इगतपुरी नाम के एक गांव में अशोक नाम का एक गरीब आदमी रहता था। अशोक को एक बेटी थी जो शादी के लायक हो गई थी, लेकिन उसकी शादी करने के लिए अशोक के पास रुपए नहीं थे, जिस वजह से वो हमेशा चिंता में रहता था। उस गांव से थोड़ी दूर पर गांव का राजा शेर सिंह रहता था। राजा शेर सिंह खाने का बड़ा शौकीन था। उसे अलग अलग पदार्थ खाने का बड़ा शौक था। कभी किसी ने अगर कोई नया पदार्थ घर में बनाया तो वो जाकर राजा को खिलाता था, और वो पदार्थ अगर राजा को पसंद आया तो राजा उसे तोहफे में रुपए या फिर सोने की माला देता था। इस बात की खबर अशोक की बीवी सुनंदा को थी। अशोक ऐसे ही एक दिन काम से लौटकर घर पर कुछ सोच रहा था। अशोक को सोचते हुए देखकर उसकी बीवी सुनंदा अशोक से बात करने आई। क्या हुआ जी, आप क्यों इतना चिंतित हो? किस बात की चिंता कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, पता नहीं अपनी बेटी की शादी मैं करवा सकूंगा भी या नहीं। मैं जो काम करता हूँ उसमें मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। शादी के लिए तो कुछ रुपए बचते ही नहीं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है? मैंने सुना है कि राजा जी को अलग अलग पदार्थ खाने का बड़ा शौक है। उन्हें लजीज खाना खिलाओ तो खुश होकर वो इनाम भी देते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं राजा जी के लिए मटन बिरयानी बनाती हूँ। आप जाकर राजा जी को खिलाइए। क्या पता राजा जी खुश होकर कुछ इनाम ही दे दे। ठीक है, तुम कल सुबह सुबह मटन बिरयानी बना लो, मैं जाकर राजा जी को खिलाता हूँ। सुनंदा सुबह से ही मटन बिरयानी बनाने के काम में लग जाती है। वो बड़े ही संभल कर मटन बिरयानी बनाती है और अशोक को डिब्बे में पैक करके देती है। अशोक राजा जी के महल जाता है। जाते जाते गेट पर अशोक का दोस्त जालिंदर मिलता है। अरे अशोक, आज इधर कैसे आना हुआ? अरे जालिंदर, दरअसल मैं राजा जी को मटन बिरयानी खिलाने आया था। अरे मटन बिरयानी तो मैं भी लेकर आया। आज देखते हैं किसकी मटन बिरयानी सबसे अच्छी लगती है राजा जी को। जालिंदर जानता था कि अशोक की बीवी मटन बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, जिसकी वजह से 100% राजा जी को अशोक की ही मटन बिरयानी अच्छी लगेगी। इसलिए वो चालबाजी से अशोक का ध्यान भटकाता है और मटन बिरयानी का डिब्बा बदल देता है। दोनों बात करते करते अंदर महल जाते हैं। सबसे पहले अशोक अंदर जाता है। महाराज की जय हो। कहो, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? जी महाराज, मेरा नाम अशोक है। मैं पास ही के एक गांव से आया हूँ। मेरी बीवी बहुत लजीज मटन बिरयानी बनाती है। मैंने सोचा आपको सुबह सुबह नाश्ते में चखा दूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इस पर राजा जी बोले, अरे वाह, मटन बिरयानी, मुझे बहुत पसंद है मटन बिरयानी। सुबह सुबह ऐसा लजीज खाना मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। वैसे भी मैं मेरे खानसामों के हाथ का खा खा कर उब गया हूँ। लाइए, आपकी मटन बिरयानी खिलाइए। अशोक राजा जी को मटन बिरयानी देता है और राजा जी एक निवाला खाते ही उसे थूक देते हैं और कहते हैं, अरे रे रे रे, ये क्या लेकर आए हो? ऐसी बनती है मटन बिरयानी? जानते भी हो कुछ मटन बिरयानी के बारे में? चलो जाओ यहाँ से और दोबारा मत दिखना। बेचारा अशोक मायूस होकर वहां से चला जाता है और बाहर जालिंदर का इंतजार करता रहता है। थोड़ी देर में जालिंदर बाहर आता है। वो बहुत खुश होता है। कहता है, अरे अशोक, राजा जी को मेरी मटन बिरयानी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मुझे इनाम में यह सोने की माला भी दी। देखो इसे। अशोक कहता है, अरे जालिंदर, पता नहीं मेरी मटन बिरयानी राजा जी को अच्छी नहीं लगी। शायद मेरी बीवी ने कुछ गलती की होगी बनाने में। अरे नहीं नहीं, राजा जी को मटन बिरयानी कैसी अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने ही हमारे डिब्बे बदल दिए थे। ये सुनते ही अशोक जल्दी से राजा जी के पास जाता है और सब राजा को बता देता है। राजा जी जालिंदर को बुलाते हैं। राजा जी के आदमी उसे मार मार के अंदर लाते हैं और वो मान लेता है कि डिब्बे बदल दिए थे। तभी अशोक कहता है, मुझे माफ कीजिए राजा जी, लेकिन मेरे दोस्त को मत मारिए। दरअसल मैंने सोचा कि आपको मटन बिरयानी खिला दूं और आप अगर खुश हो जाएंगे तो मुझे इनाम में कुछ रुपए दे देंगे, जिससे मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। लेकिन शायद जालिंदर की भी कोई परेशानी होगी जिस वजह से उसने ऐसा किया। तभी महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये लो रुपए और अपने बेटी की शादी धूमधाम से करो। मैं भी आऊंगा शादी में। कुछ दिन बाद बेटी की शादी होती है। महाराज भी शादी में आते हैं। शादी में दोनों को आशीर्वाद देते हैं और खाना खाते हैं।
उन्हें खाने में मटन बिरयानी खिलाते हैं, जिसे खाकर राजा जी बोलते हैं, अशोक, तुम्हारे यहाँ की मटन बिरयानी वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। तुम जल्दी से गांव में मटन बिरयानी का होटल खोल दो। मैं होटल के लिए जगह दूंगा और कुछ रुपए भी। इस तरह से अशोक और उसकी बीवी सुनंदा दोनों राजा जी की मदद से मटन बिरयानी का होटल खोलते हैं, जो बड़े जोर शोर से चलता है। एक गांव में आशीष और राहुल नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों के विचारों में काफी फर्क था। राहुल हमेशा ख्यालों की बातें करता था। कहता था, मैं एक दिन करोड़पति बन के दिखाऊंगा, देखना तुम। बस मुझे कोई ऐसा मिलना चाहिए जो सही रास्ता दिखाए। अरे राहुल, अगर तुझे करोड़पति बनना है तो किसी की जरूरत नहीं, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तू करोड़पति बनेगा। लेकिन राहुल हमेशा आशीष की बातों को टाल देता था। कहता था, अरे मेहनत वहनत से कोई करोड़पति नहीं बनता दोस्त। तू देखना, मैं बिना मेहनत के ही करोड़पति बन के दिखाऊंगा। लेकिन आशीष हमेशा कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करके कोई धंधा शुरू करने की सोच में रहता था। ऐसे ही एक दिन आशीष राहुल को फोन करता है। अरे राहुल, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है बिजनेस करने का। तू कहाँ है? मैं तुझे बताऊंगा। फिर हम दोनों मिलके ये नया धंधा शुरू करेंगे। तभी राहुल कहता है, अरे तू वो सब छोड़ और मेरे पास आ जा जल्दी से। मैं तुझे एक बात बताने जा रहा हूं। जल्दी से गांव के जंगल के पास आ जा, तुझे एक सरप्राइज दूंगा मैं। जल्दी आ जा तू। ये सुनकर आशीष राहुल से मिलने के लिए जंगल की तरफ जाता है। आशीष मिलने के बाद राहुल से पूछता है, अरे राहुल, क्या बताना चाहते हो? कहाँ है सरप्राइज? राहुल कहता है, वो देखो। आशीष देखता है कि जंगल में एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा है। आशीष राहुल से पूछता है, अरे राहुल, ये कौन है और इसका सरप्राइज से क्या मतलब? राहुल कहता है, अरे यही तो है वो काम का आदमी जो मुझे करोड़पति बनाने वाला है। आजा, उनसे हम अपना भविष्य पूछेंगे। राहुल और आशीष साधु के पास जाकर बैठते हैं। साधु पूछता है, कहो बालक, क्या जानना चाहते हो? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? राहुल कहता है, बाबा, मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन बिना मेहनत करके। मेरी मदद करो बाबा। बाबा कहते हैं, अवश्य ही मदद करूंगा बालक। तुम्हें अगर करोड़पति बनना है तो मैं जो कहूंगा वही करना पड़ेगा। क्या तुम करोगे? राहुल कहता है, हाँ बाबा, आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। बोलिए, क्या करना है? बाबा कहता है, देखो बालक, तुम्हारा वक्त अभी बहुत खराब चल रहा है, लेकिन तुम्हें मैं ये कीमती अंगूठी दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारा भाग्य 2 महीने में बदल जाएगा और तुम करोड़पति बन जाओगे। लेकिन बालक, ये अंगूठी 50,000 रुपए की है, क्योंकि इसमें बहुत ही कीमती नीलम का पत्थर लगा हुआ है, जो तुम्हारा भाग्य ही बदल देगा। लेकिन ये अंगूठी लेने के बाद तुम्हें रोज सोमवार को उपवास भी करना पड़ेगा। क्या तुम ये करोगे? राहुल ये सब बातें सुन के कहता है, जी बाबा, मैं ये अंगूठी भी लूंगा और हर सोमवार को उपवास भी करूंगा। 50,000 रुपए देकर राहुल और आशीष वहां से वापस गांव में आते हैं। तब आशीष कहता है, अरे राहुल, वो बाबा तो ढोंगी है। तुमने व्यर्थ ही उसे 50,000 रुपए दे दिए मित्र। तुम ऐसे कैसे बेवकूफ जैसे काम कर रहे हो? अगर अंगूठी पहनने से कोई करोड़पति बनता तो वह बाबा ही खुद नहीं बनता। वो क्यों ऐसे जंगल जंगल भटकते रहता? इस बात पर राहुल आशीष से कहता है, देखो आशीष, मुझे उस बाबा पर पूरा भरोसा है और वो एक सन्यासी है। उसे करोड़पति बनने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो मेरे जैसे लोगों की मदद करते हैं। लेकिन इस बात पर आशीष कहता है, अरे नहीं राहुल, करोड़पति सिर्फ मेहनत करके ही बना जा सकता है। ऐसे तुम ढोंगी बाबा के चक्कर में मत पड़ो। लाख समझाने के बाद भी राहुल नहीं समझता
और वो आशीष को कहता है, देखो मैं तो इसी तरीके से करोड़पति बनूंगा, तुझे मेहनत करनी है तो तू करते बैठ। आशीष उसी रात को सोचता है कि मैं एक सॉफ्टी आइसक्रीम का ठेला गांव के चौराहे पे लगाऊंगा और मेहनत से ही पैसे कमाऊंगा। और दूसरे ही दिन वो शहर से एक सॉफ्टी आइसक्रीम का ठेला लेके आता है और गांव के चौराहे में लगाता है। धीरे धीरे आशीष के ठेले पर लोगों की भीड़ होने लगती है और वो बहुत मेहनत करके रुपए कमाने लगता है। एक दिन राहुल वहां आता है और कहता है, अरे आशीष, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा दोस्त जल्दी करोड़पति बनने वाला है। आशीष कहता है, अरे राहुल, तुम कब तक इस ढोंगी बाबा के चक्कर में फंसे रहोगे? निकलो उसके चंगुल से और मैंने जैसे इन्वेस्टमेंट किया है वैसा ही कुछ सोचो और मेहनत करो। ऐसा करके तुम एक दिन में तो करोड़पति नहीं बनोगे, लेकिन हाँ, एक दिन जरूर करोड़पति बनोगे। अरे रखो तुम्हारा आइडिया तुम्हारे पास, मैं चला बाबा से मिलने, मुझे उनसे कुछ और भी पूछना है। राहुल वहां से निकल जाता है और बाबा के पास जाकर कहता है, अरे बाबा, 2 महीने होने को आ रहे, लेकिन अभी तक मेरे पास रुपए नहीं आए। आखिर कब बनूंगा मैं करोड़पति? उधर मेरे दोस्त ने इन्वेस्टमेंट करके एक आइसक्रीम का ठेला भी शुरू कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वही करोड़पति बन जाए। बाबा राहुल का हाथ देखता है और कहता है, देखो राहुल, तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे भाग्य में राहु बनकर बैठा है। तुम्हें करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले ये राहु काल खत्म करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे करोड़पति बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक कहा है बाबा, कहो क्या करना होगा? बाबा कहता है, इसके लिए तुम्हें ये पन्ना और ये हीरे की अंगूठी पहननी पड़ेगी, जिसकी वजह से तुम्हारे दोस्त का जो असर तुम्हारे भाग्य में है वो निकल जाएगा और तुम 2 दिन में ही करोड़पति बन जाओगे। समझ गए ना तुम? हाँ हाँ बाबा, मैं सब समझ गया। जिसे मैं अपना सच्चा दोस्त समझता था, उसकी वजह से ही मैं करोड़पति नहीं बन पा रहा हूँ। बाबा कहता है, लेकिन इन 2 अंगूठी की कीमत 1 लाख रुपए है बेटा। चलो जल्दी से मुझे रुपए दे दो, फिर मैं इन अंगूठियों को अपने सीक्रेट मंत्र से भारित कर दूंगा। राहुल बाबा को कहता है, बाबा 1 लाख रुपए घर में रखे हैं, मैं अभी जाकर लेकर आता हूं। राहुल वहां से जल्दी से दौड़कर घर जाता रहता है। तभी आशीष उसे देख लेता है और पूछता है, अरे राहुल, ऐसे भागते हुए कहां जा रहे हो? राहुल कहता है, अरे आशीष, मुझे सब पता चल गया है। तुम मेरे भाग्य में राहु बनकर बैठे हो, इसीलिए ही मैं करोड़पति नहीं बन पा रहा हूं। बाबा मुझे 2 नई अंगूठियां दे रहे हैं, जिसको पहनते ही तेरा राहु वाला दोष मेरे भाग्य से निकल जाएगा और मैं 2 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। यह बात सुनकर आशीष कहता है, अरे राहुल, मैं कैसे राहु बन गया तुम्हारे भाग्य में? मैं तो तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं, तुम्हारा भला ही चाहूंगा हमेशा। वो बाबा तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ बना रहा है और तुमसे रुपए ऐंठ रहा है। तभी राहुल कहता है, अरे चुप रहो आशीष, मैं सब समझ गया, तुम दोस्त नहीं शत्रु हो मेरे। तभी तो बाबा ने ऐसा कहा है, तुम करते बैठो मेहनत, मैं 2 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा, देखना तुम। राहुल घर से रुपए लेकर बाबा के पास जाता है और अंगूठियां पहनकर आता है और बड़े मजे से गांव में घूमता है। 2 दिन बीत जाते हैं। राहुल जंगल में जाता है, लेकिन देखता है कि बाबा वहां पे नहीं है। निराश होकर वो बैठ जाता है और सोचता है कि कम से कम अंगूठियां बेचकर अपने पैसे वापस लेता हूं। ये सोचकर वो बाजार में एक सुनार के पास चला जाता है। सुनार अंगूठियों को देखकर कहता है, अरे राहुल, ये अंगूठियां तुम्हें किसने बेची? ये तो पूरी नकली है, इसमें जो पत्थर है वो नकली है, 50 रुपए के भी नहीं है ये पत्थर, ये मैं नहीं खरीद सकता। ये सुनकर राहुल बहुत नाराज हो जाता है और आशीष के पास जाता है। कहता है, अरे आशीष, शायद तुम ठीक कह रहे थे, वो बाबा कोई बाबा नहीं बल्कि ढोंगी बाबा है। उसने मुझसे 1 लाख रुपए लिए और कहीं भाग गया। उसने जो ये अंगूठियां दी ये भी नकली ही है, इसका 50 रुपए से ऊपर भी नहीं मिलेगा। मैं करोड़पति नहीं, मैं तो बर्बादपति हो गया आशीष, अब मैं क्या करूंगा? आशीष उससे कहता है, देखो राहुल, मैं तुम्हें जब समझा रहा था तब तुम नहीं समझ रहे थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, मेरे साथ काम करना शुरू कर दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
इस तरह से राहुल आशीष के साथ मन लगाकर काम करता है और आगे किसी भी बाबा के चक्कर से वो दूर रहता है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम राजेश और दूसरे का राकेश था। राजेश बड़ा था, समझ में भी और अनुभव में भी। राजेश गोलगप्पे की गाड़ी चलाता था और राकेश उसका हाथ बटाता था। राजेश के गोलगप्पे पूरे गांव में मशहूर थे। उसकी गाड़ी लगने का लोग इंतजार करते थे और जैसे ही उसके गोलगप्पे की गाड़ी आती थी, लोग गोलगप्पे खाने के लिए टूट पड़ते थे। एक दिन राकेश ने राजेश से कहा, राजेश भाई, आपके गोलगप्पे पूरे गांव में इतने मशहूर है, लोग खाने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन कई सालों से आपने अपने गोलगप्पों की कीमत नहीं बढ़ाई। मुझे लगता है आपने गोलगप्पे की कीमत बढ़ानी चाहिए। नहीं नहीं राकेश, जितनी कीमत है उसमें हम दोनों भाई का अच्छा गुजर हो जाता है, फिर कीमत बढ़ाकर क्या करना है? लेकिन भाई, अच्छा मुनाफा मिलेगा। नहीं, अभी उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। एक दिन राजेश की तबीयत खराब हो जाती है। अरे सुनो राकेश, आज मेरी तबीयत कुछ खराब है। तुम एक काम करो, आज गोलगप्पे की गाड़ी तुम लेकर जाओ। ठीक है भैया, आप आज घर में आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। राकेश गाड़ी लगाता है। ले लो, गर्मा गर्म गोलगप्पे ले लो। एक प्लेट मुझे देना गोलगप्पे। जी अभी देता हूँ। अरे राकेश, आज तो मेरा भैया आया है, वो ठीक तो है क्या? जी नहीं, आज भैया की तबीयत जरा खराब है, इसलिए मैं ही आया हूँ। आदमी गोलगप्पे खाता है और जब पैसे देने की बात आती है तो जी 10 रुपये और दीजिए, आज से गोलगप्पे की कीमत बढ़ गई है। क्या? लेकिन आज तक नहीं बढ़ी और आज ही अचानक क्यों? जी सब बातें आपसे पूछकर करूँ क्या मैं? आखिर कब तक कम कीमत में बेचते रहेंगे हम? हमें मुनाफा भी तो देखना है अपना। ठीक है। ऐसे ही जो भी आता था, राकेश उन सब से ज्यादा पैसे लेता था। सारे लोग बातें करते करते जाते थे कीमत बढ़ाने के बारे में। राकेश घर जाता है, तब राजेश से पूछता है, बोलो राकेश, आज का दिन कैसा रहा? जी भैया, आज तो मैंने कमाल ही किया। मैंने गोलगप्पों की कीमत बढ़ा दी और सारे लोगों ने खाई भी। हाँ, वो बातें तो कर रहे थे कीमत बढ़ाने के बारे में, लेकिन हमारे गोलगप्पे है ही इतने अच्छे। राजेश गुस्सा हो जाता है और राकेश से बोलता है, अरे राकेश, मैंने तुम्हें कितने बार समझाया है ऐसा मत करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते नहीं है। कल जो गोलगप्पे बेचोगे उसे पुरानी कीमत भी बेचना है, समझ गए? ठीक है भैया, समझ गया। लेकिन राकेश मन ही मन में गुस्से से लाल हो जाता है और उस रात को जो सामान गोलगप्पों के लिए बनाना रहता है, उसे वो खराब क्वालिटी की चीजों से बनाता है ताकि कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिले। फिर दूसरे दिन, अरे राकेश, ये गोलगप्पे कुछ खास नहीं है, हमेशा की तरह इसका स्वाद भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो वैसे ही है जैसे मैं रोज बनाता हूँ। शायद आपके मुंह में ही प्रॉब्लम आया है। अरे ये कैसे बात कर रहे हो राकेश? ये बोल के राकेश पुरानी कीमत के पैसे उस आदमी से लेता है और वो आदमी चला जाता है। तभी एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ वहां से गुजरती रहती है और गोलगप्पे देखकर, माँ, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। माँ, प्लीज माँ, मुझे गोलगप्पे खिलाओ ना। अच्छा, ठीक है। सुनो भैया, एक प्लेट गोलगप्पे देना मेरी गुड़िया रानी को। जी अभी देता हूँ। राकेश एक प्लेट गोलगप्पे देता है और खाने के बाद वो बच्ची और माँ वहां से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन उस बच्ची की माँ अपने पति के साथ गोलगप्पे की गाड़ी के पास आती है। सुनो जी गुड़िया के पापा, मैंने कल गुड़िया को यही से गोलगप्पे खिलाए थे। अच्छा, तो तुम हो? अरे तुम्हें तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम राजेश के भाई हो ना? जी हाँ, मगर क्या हुआ ये तो बताओ। अरे कल मेरी बच्ची को जो तुमने गोलगप्पे खिलाए, वो खाकर उसकी तबीयत खराब हो गई है और उसे दवाखाने में भर्ती करना पड़ा। बताओ क्या खिलाया था उसे, नहीं तो मार मार के पुलिस के पास दे दूंगा। अरे भाई साहब, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो रोज की तरह ही गोलगप्पे बनाए थे।
मैं और क्या खिला सकता हूँ? हाँ, लेकिन गोलगप्पे खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई और दवाखाने में भर्ती करना पड़ा उसे। मतलब तुमने कुछ तो मिलाया था उसमें। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं मिलाया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। राकेश चुप हो जाता है और उस आदमी के पैर पड़ता है। बोलता है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए। इस बात की खबर राजेश को भी लगती है और वो गाड़ी के पास आता है। क्या किया तुमने राकेश? तुझे मैंने कितने बार बोला लालच मत कर, जितना है जैसा है उसमें ईमानदारी से मेहनत करेंगे, लेकिन तुम नहीं सुनते हो ना। मुझे माफ कर दो भैया, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, जो आप करेंगे वही करूँगा। फिर आगे से राकेश पूरा सुधर जाता है, अपने मन से लालच भी निकाल देता है और जो राजेश कहता है वही राकेश करता है।